ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैग्नेट में हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। जस्ट क्विक रिकैप करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि बताओ ऐसे कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस में मैग्नेट बन सकते हैं। मैं अगर यहाँ रिवीजन करूँ, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो हमने देखा था इसमें एक होता है जिसे हम कहते हैं डाई मैग्नेटिक यानी प्रति चुंबकीय, मैग्नेट यानी प्रति चुंबकीय। इसमें ऐसे मटेरियल्स आते हैं जो मैग्नेट के तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मैग्नेट के तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। उनमें हम मैग्नेटिज्म को हमने कहा था कि भैया उनकी मैग्नेटिज्म की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। जैसे कि हमने बात करी थी हवा की, एयर, एयर, ठीक है, एयर। लेकिन एयर में याद रखना ऑक्सीजन को एक्सेप्शन छोड़ना है, क्योंकि ऑक्सीजन ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। और हमने जब ये क्या कहते हैं अपना मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस यानी MIR निकालते हैं ना, किसी शरीर का कहीं कुछ टूट गया, MRI नहीं, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI जो करवाते हैं, तो उसमें मैंने बताया भी था कि किस तरीके से ऑक्सीजन इमेज लेने में हेल्प करता है, क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो एयर में सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी गैसेस रहेंगे वो डायमैग्नेटिक में आएंगे। उसके बाद उसी तरीके से मैंने बताया था कि नमक NaCl डायमैग्नेटिक में आता है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब डायमैग्नेटिक में आते हैं। ये बिल्कुल भी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, यानी हम इन्हें चुंबक में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो टाइप था वो था पैरामैग्नेटिक, यानी अर्ध जिसको कहते हैं, पैरामिलिट्री, अर्ध सैनिक बल, है ना, पैरा फोर्स जिसे कहते हैं। उसी तरीके से होता है पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक जिसमें अर्ध लग जाए, मतलब ये थोड़ा बहुत मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इनकी मैग्नेटिज्म की वैल्यू 1 के बराबर होती है। और इसमें मैंने बताया था कि जैसे एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम, फिर पोटेशियम A, ऑक्सीजन इसमें याद रखना, बाकी सब भूल जाला चलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन याद रखना। तो कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, ये सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक, इनमें से ऑक्सीजन को याद रखना है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी तीसरा, जिसको हमने कहा था फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इसके अंदर ऐसे मटेरियल्स आते हैं जो पूरी तरीके से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसमें M की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और इसका एग्जाम्पल हमने बात करा था आयरन, है ना, आयरन, निकेल, निकल नहीं, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। इतना क्लियर था। अब हम समझते हैं कि अच्छा, जब स्टार्ट किया था मैग्नेट तो मैंने बताया था कि मैग्नेट को अगर हम पीटेंगे या जलाएंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है, ठीक है। तो किसी मैग्नेट को हम कितना जलाएंगे या कितना पीट देंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। इसके लिए हमें एक टेम्परेचर को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहते हैं, क्यूरी। क्यूरी नामक जो विद्वान थे उन्होंने बताया था, मैडम क्यूरी नहीं, ठीक है। हाँ, ये थे आदमी, वैसे तो उनका पूरा परिवार ही वो साइंटिस्ट ही था, तो इनका नाम था पेरी क्यूरी, पेरी क्यूरी। ठीक है, तो पेरी क्यूरी थे। इन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं या मैग्नेट होते हैं, उनका एक अलग अलग टेम्परेचर होता है, जिसके नीचे अगर वो चले गए, मतलब कि उनके टेम्परेचर को उससे ज्यादा बढ़ा दिया गया, उन्हें उससे ज्यादा गर्म कर दिया गया, तो वो परमानेंटली अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को
मतलब कि भूल जाते हैं या यूं कहो कि लॉस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि लोहा है, ठीक है, एग्जाम्पल में मैं लू आयरन, आयरन Fe, ठीक है। अब अगर लोहे के तरफ मैं मैग्नेट को ले जाऊंगा तो ये उसकी तरफ खींचता हुआ चला आएगा, बरोबर। तो मैं अब लोहे को गर्म करने लगता हूँ, ठीक है, इसको क्या करता हूँ, गर्म कर देता हूँ। मान लो इसको गर्म करते करते मैं पहले 500 डिग्री सेल्सियस तक ले गया। अब जैसे 500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाऊंगा तो बताओ इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की क्षमता कम होगी कि नहीं होगी, कम होगी। तो ये अभी है, मान लो जो Fe है अभी ये फेरो मैग्नेट है, ठीक है, फेरो मैग्नेट है। अब जब इसको गर्म करेंगे तो ये दूसरे स्टेज में आ जाएगा, पैरामैग्नेट में, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी कम हो गई, पैरामैग्नेट, पैरामैग्नेट, पैरामैग्नेट। अब अगर इसको हम 500 से और नीचे ले गए तो उन्होंने देखा कि अगर हम आयरन को 770 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तब भी ये पैरामैग्नेटिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे इसको ठंडा करेंगे ये वापस से फेरोमैग्नेट बन जाएगा। लेकिन अगर 770 के ऊपर गया, जैसे जैसे ही मैंने 780 किया या 771 किया, ये जो पैरामैग्नेट है यानी जो आयरन है अब ये कन्वर्ट हो चुका रहेगा डाई मैग्नेट में, डाई मैग्नेट में, ठीक है, डाई मैग्नेट में। अब क्या ये आयरन चुंबक से अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो दी, क्योंकि डाई मैग्नेट्स जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो चुंबक के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, तो वही टेम्परेचर जहां तक कोई मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सस्टेन कर सकता है उस टेम्परेचर को इन्होंने कहा क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहा, कौन सा टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। तो कहेगा कि आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, 770 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में पूछेगा तो 1043 केल्विन, 1043 केल्विन, 1043 केल्विन। उसी तरीके से अमूमन डिग्री सेल्सियस में नहीं पूछता है, केल्विन में ही पूछता है। तो कोबाल्ट का याद रख लेना, निकेल का पहले याद रख लेना, निकेल का होता है 627 केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस में करना रहेगा तो तुमको पता है क्या करना है, इसमें से क्या घटाना है, 273 माइनस कर देना, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, है ना। हाँ, और उसके बाद निकेल के बाद याद रख लेना कोबाल्ट का, कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 1394 केल्विन, 1394 केल्विन। ये तीनों का ये क्यूरी टेम्परेचर याद रखना, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक का पूछ देता है। समझ में आ गया। तो बताओ अगर कोई पूछेगा कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, कैन यू डिफाइन। नहीं, उसके बाद अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ऐसा टेम्परेचर जहां तक कोई मैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सस्टेन कर सकता है, उससे ऊपर गया तो खो देगा। 770 तक वो सस्टेन कर लेगा, वो पैरामैग्नेटिक में रहेगा। 770 के बाद 771 हुआ, वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा। तो 770 डिग्री सेल्सियस या 1043 जो केल्विन है, ये वो टेम्परेचर है जहां तक वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सस्टेन कर सकता है, ठीक है। इट इज अ टेम्परेचर आफ्टर विच मैग्नेटिक मटेरियल लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और you can say that it is a temperature till which a magnetic material sustains its magnetic property. Are you getting my point? हाँ, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, अच्छा मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं। अभी तक मैंने मैग्नेट के टाइप नहीं बताया, मैंने सबसे ऊपर जो बताया था कि मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिन्हें हम मैग्नेट बना सकते हैं,
ठीक है। एक डायमैग्नेटिक है जिसको मैग्नेट से कोई लेना देना नहीं है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेट के प्रति थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होता है तो इसे भी मैग्नेट बनाया जा सकता है। फेरोमैग्नेटिक है जो एकदम धकाधक मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होता है तो इसे भी मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो समझते हैं कि मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं। तो मैग्नेट 2 टाइप के होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ एक को हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट, अरे टेम्परेरी बता देता हूँ, टेम्पररी मैग्नेट। और दूसरे को हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट, एम फॉर मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। अच्छा, टेम्परेरी मैग्नेट का क्या मतलब है? जैसे जब हम एमआरआई मशीन के अंदर जाते हैं और जब ये मशीन स्टार्ट होती है तभी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। और जैसे ही मशीन बंद, इलेक्ट्रिसिटी कट, मैग्नेटिक फील्ड बंद, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बंद। लेकिन जो हमारा स्पीकर होता है, अगर हम स्पीकर की बात करें तो स्पीकर के पीछू एक मैग्नेट लगा रहता है ना, जैसे भोपू है तो इस भोपू पे अगर पीछे देखेंगे तो एक करिया का मैग्नेट लगा रहता है, गोल का। ठीक है। अच्छा, ये मैग्नेट ऐसा है क्या कि अभी 1 घंटे पहले ये लोहे को खींच रहा था, फिर 2 घंटे बाद लोहे को नहीं खींच रहा है, ऐसा होता है उसमें? नहीं, वो तो जब तक रहेगा तब तक उसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक है, तो ये है परमानेंट मैग्नेट। और ये है हमारा टेम्परेरी मैग्नेट, जिसे हमने जब चाहा तब बना लिया और जब चाहा तब हटा दिया, जब चाहा तब हटा दिया। उसी तरीके से तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, एक ट्रेन या केरान जहां पर लोहे कबाड़ की बहुत भरमार रहती है, जहां पर बड़े बड़े चाहे जहाज स्क्रैप होते हों या गाड़ियां स्क्रैप होते हों, तो वहां पर एक ऐसा किरान टाइप रहता है ना। और उसके हाँ, उस किरान से तुम अगर देखोगे तो एक ऐसा बड़ा सा मैग्नेट झूलता रहता है। अब ये मैग्नेट के नीचे गाड़ियां रहती हैं, वो इन गाड़ियों को एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह पटक देता है। तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए क्या करते हैं भैया, ये जनरेटर से जुड़ा होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है और जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, इसको खींच लिया। इलेक्ट्रिसिटी बंद, मैग्नेटिक फील्ड खत्म और गाड़ी को धम्म से छोड़ दिया। समझा? तो ये हमने जनरेट किया, कुछ ही टाइम के लिए किया, जितना जरूरत था उतने टाइम के लिए किया। लेकिन एक बात समझो, ये जितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इसने जनरेट किया, अगर इतना ही बड़ा तुम ये वाला जो तुम्हारे स्पीकर में मैग्नेट लगा रहता है उसको लेकर आओ, तो क्या तुमको लगता है कि वो तुम्हारे गाड़ी को उठा लेगा? नहीं उठा पाएगा। ठीक है। हाँ, तो एक चीज याद रखना, जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, इनका पावर बहुत हार्ड होता है, पावर बहुत ज्यादा होता है। हार्ड मतलब बहुत ही ज्यादा होता है पावर। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो परमानेंट होते हैं, परमानेंट, इनका पावर बहुत कम होता है, का पावर बहुत कम होता है, का पावर बहुत कम होता है। अच्छा, टेम्परेरी मैग्नेट को बनाना बहुत आसान होता है। इजी टू इजी टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इन टेम्परेरी मैग्नेट एंड इजी टू लूज मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये इजिली क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट में ऐसा नहीं है। परमानेंट में एक बार अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो वो जल्दी जाएगा नहीं, जब तक कि तुम उसे जलाओ पीटो। और अगर एक बार चला गया तो जल्दी आएगा नहीं, मतलब चला गया तो आएगा नहीं, ऐसा है। लेकिन टेम्परेरी में क्या है, ये
इजीली तुम उसको क्रिएट कर सकते हो और जैसे ही बंद कर दिए वो लॉस भी कर दिया। समझ में आया? तो टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट की दो खासियत। टेम्परेरी का अगर बात होगा तो याद रखना इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, और उससे एक केरान वाला एग्जांपल याद रखना तो याद रखना, नहीं तो एमआरआई मशीन वाला याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कि इजीली इसे हम क्रिएट कर सकते हैं और इजीली इसे खत्म कर सकते हैं। और परमानेंट की बात करें तो वही स्पीकर वाला याद रखना, इसकी पावर कम होती है, ये आसानी से क्रिएट नहीं किया जा सकता और आसानी से लूज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, आसानी से इसे लूज नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ हाँ, लूज करने का मतलब जैसे ही मैंने पावर बंद कर दिया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड रहेगा? हाँ, पावर से रहेगा। हाँ, है ना, पावर से। जब चाहा हमने इसको क्रिएट कर लिया, जब चाहा इसे खत्म कर लिया। तो इसीलिए कह रहा है कि बहुत आसानी से लूज कर सकता है अपना मैग्नेटिक फील्ड और बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकता है। लेकिन परमानेंट में ऐसा नहीं है। ऐसा परमानेंट वाला ऐसा नहीं है कि भाई इसको अभी लोहे को खींच रहा है छोड़ देगा, ऐसा नहीं। जब तक कि तुम उसे जलाओ नहीं, पीटो नहीं, तुमने उसे पीट पीट के एकदम रद्द कर दिया, वो मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देगा अपना, फिर वो वापस ही नहीं आएगा, गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के मैग्नेट समझ में आ गए। अब हम समझते हैं धरती के बारे में। हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी अपने आप में एक मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट, है ना। कैसे पता चला हमें? कैसे पता चला हमें? नहीं, ग्रेविटी तो एक फोर्स है, ग्रेविटी का मैग्नेट से कुछ लेना देना नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफरेंट और मैग्नेटिक फोर्स इज डिफरेंट। देखो समझो, अगर मैं अर्थ बनाऊं, अर्थ, तो अर्थ के अंदर मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि अर्थ के 3 लेयर होते हैं, है ना। कोर, मेंटल, क्रस्ट। तो आज भी याद है, चलो बढ़िया है। ठीक है। तो जब हम कोर की बात किए थे तो हमने बताया था कि कोर में भैया बहुत जो है निफे, निकेल और फेरस के पाए जाते हैं, है ना। निकल और फेरस पाए जाते हैं। और हमको पता है कोर एकदम आग की तरह धधकता हुआ है। कोर में भी दो पोर्शन होते हैं, एक तो होता है इनर कोर जो एकदम सॉलिड है, प्रेशर की वजह से एकदम सॉलिड हो चुका है, और आउटर कोर जो थोड़ा सा फ्लूइड टाइप में है। फ्लूइड इन द सेंस पानी की तरह तो नहीं है, प्लाज्मा फॉर्मेट में है, न पूरा सॉलिड और न ही पूरा लिक्विड, दोनों का मिक्सर प्लाज्मा। हाँ, मोल्टन, उसी को मोल्टन कहो, प्लाज्मा कहो, जो भी। ठीक है। तो अब हमारी ये धरती घूम रही होती है, धरती घूम रही होती है चारों तरफ। अच्छा, अगर तुम तो क्या कहते हैं गांव में, इसमें लोग पानी भरते हैं, गागर। हाँ, वो महिलाएं पानी भर के लेके रख करके सर पे जाती हैं, मटका कहते हैं। हाँ, मटका। इस मटका में पानी भर के और तुम घूमो, तो क्या लगता है इस मटके के अंदर का पानी घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। तो इतना बड़ा पृथ्वी है, ये अपने एक्सिस पर घूम रहा है और इसके अंदर वाला पोर्शन लिक्विड फॉर्म में है, वो भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। जो घूम रहा है उसके अंदर आयरन है कि नहीं है? है। निकेल है कि नहीं है? आयरन और निकेल कौन से मैग्नेट है? फेरोमैग्नेट। जब आयरन और निकेल ये दोनों ही फेरोमैग्नेट है, और ये दोनों जब भागेंगे तो हमको पता है कि जैसे करंट कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो करंट जनरेट होता है, और जब करंट जनरेट होता है तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। ठीक है। तो जब ये आयरन और निकेल के पार्टिकल एकदम मोल्टेन फॉर्म में है, ये जब भाग रहे हैं तो इनके भागने से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। और वही मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। ठीक है, वही मैग्नेटिक फील्ड निकलता है चारों तरफ, ऐसे 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 ऐसे, जो हमें हमें हमारी मतलब कि जो सन की फ्लेयर्स आते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सोलर फ्लेयर कहते हैं, उनसे वो
हमारा प्रोटेक्शन करता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड न रहे तो हम कुछ ही सेकंड में, जैसे 8 सेकंड लगते हैं यहाँ पे 8 मिनट लगते हैं सूरज की किरण को यहाँ पर पहुंचने में, तो उसी 8 मिनट के अंदर हमारा धरती जल बुझ के राख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड, वो जो सूरज की फ्लेयर्स आएगी, तो जिसे हम लोग सोलर स्टॉर्म भी कहते हैं कभी-कभी, कि सूरज से निकलने वाली आंधी, उसमें खतरनाक खतरनाक तरीके के गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो धरती पर किसी भी इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधों को बचने नहीं देंगे। तो तुमने कई बार ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, ये वाला, है ना? देखा है कि नहीं देखा है ये, कि सूरज से जो ये फ्लेयर्स आती हैं, तो ये फ्लेयर्स क्या होती हैं, इस धरती से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर से चली जाती हैं। और हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, जब ये जो फ्लेयर बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो कभी कभी ये धरती के नॉर्थ पोल में, देखो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो धरती का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पर ये फ्लेयर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड कम है ना? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर पर थोड़े बहुत कम रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये फ्लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और हमें रंग बिरंगे कलर्स के लाइट दिखाई देते हैं, जिसे ऊपर वाले में हम क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस, और नीचे वाले को हम कहते हैं अरोरा एस्ट्रियोलिस, है ना? तो ये चीज तो समझ में आया कि अच्छा भाई, ये धरती के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलता है और क्यों निकलता है। बहुत बढ़िया, चलो ये तो हमने समझ लिया। लेकिन दूसरी बात, जब लोगों को पता नहीं था कि भाई अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसा ऐसा है, तो जो ट्रेवलर्स होते थे, ठीक है, जो पानी में पहले यात्रा करते थे, तो उन लोगों ने कंपास बनाया था। कंपास क्या होता है? ये कंपास, कंपास मतलब कि एक मैग्नेटिक सुई इसको कहते थे, समझ लो एक तरीके से। एक कंपास बनाया था, तो उन्होंने उसमें दो साइड दिया, एक का नाम दिया नॉर्थ, एक का नाम दिया साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो इन्होंने देखा कि जब ये इधर उधर जैसे ही मूव करने लगते थे, तो इनका कंपास हमेशा ऐसे और ऐसे डायरेक्शन में खड़ा रहता था। नॉर्थ वाला इनका ऊपर चला जाता था और साउथ वाला नीचे की तरफ चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे घूमते 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 यहाँ पोल के पास पहुंचते थे, तो इनके इसमें ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आने लगता है, ऐसे 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 झंझनाने लगता है। तभी लोग को लगता है कि भैया ये हो क्या रहा है। पहली बात तो ये हमेशा ऐसे ऊपर नीचे की साइड में हमेशा खड़ा हो जाता है। उसके बाद ये जैसे ही हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर झंझनाने लग रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से निकल गए तो ये शांत हो गया, फिर यहाँ पर आए तो फिर झंझनाने लगा। तो इनको लग गया कि भाई ये दो जगह कुछ ऐसा है जो पूरी धरती पर, जहां पर कुछ स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, और जहां पर हमारा कंपास बहुत तेजी से झंझना जा रहा है। हाँ? तो उन्होंने इस कंपास के झंझनाहट के बेसिस पर ये बात पता लगाई कि भैया अच्छा अच्छा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर मार लेता हूँ तो पूरा धरती गोलम गोल है, 360 डिग्री कवर हो जाता है। तो फिर उन्होंने इस कंपास में अपना ये एंगल देना शुरू किया कि अच्छा, मुझे नॉर्थ से कितने डिग्री में जाना है कि भारत आ जाए, या साउथ से कितनी डिग्री में जाना है कि ऑस्ट्रेलिया आ जाए, है ना? क्योंकि उस वक्त रास्ते तो पता नहीं रहते थे, दूर दूर तक समुन्द्र में घुस जाओ तो सब सन्नाटा ही सन्नाटा दिखता था। तो एक अगर मैं सवाल पूछूं, इनका जो कंपास था, इन्होंने जो नॉर्थ दिया था, नॉर्थ और साउथ, ये अगर अगर धरती पर रहते हुए, धरती है, धरती पर रहते हुए इनके कंपास का नॉर्थ इधर और साउथ इधर टिक रहा है, तो बताओ धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी अगर मैं कहूं कि धरती भी एक मैग्नेट की तरह ही काम कर रही है, तो मैं यहाँ पर एक मैग्नेट बनाता हूँ। बताओ, मैं धरती के ऊपर में नॉर्थ लिखूं, नीचे साउथ लिखूं, या ऊपर में साउथ लिखूं, नीचे नॉर्थ लिखूं? ऊपर नॉर्थ क्यों लिखूंगा मैं धरती का नॉर्थ,
धरती से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, अगर मैं धरती को समझूं कि धरती के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट फिट है, ये बड़ा सा मैग्नेट फिट है, तो हमने बताया ना कि भाई मैग्नेट में तो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। नॉर्थ किस तरीके से काम करता है, जैसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, साउथ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ चली जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ चली जाती है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर तुमको कंपास दे दिया और कंपास, तुम्हारा जो कंपास है उसका रेड वाला जहां तुमने नॉर्थ लिखा है, वो नॉर्थ ऊपर की साइड जाकर के रुक रहा है और साउथ नीचे की साइड जाकर के रुक रहा है, तो तुम्हारे धरती का नॉर्थ और साउथ किधर होना चाहिए? क्या सेम डायरेक्शन में होना चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए? अच्छा, मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ। चलो, मैंने तुमको दो मैग्नेट दिया, ए है नॉर्थ, ए है साउथ, और एक और मैग्नेट दिया, ए है नॉर्थ, ए और साउथ। बताओ, इन दोनों को तुम किस डायरेक्शन में ले जाओगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे? क्या नॉर्थ नॉर्थ आपस में चिपक जाएगा या साउथ साउथ? नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ चिपक जाएगा। यानी जैसे तुम नॉर्थ साउथ को ले जाओगे ये दूसरे में चिपक जाएंगे। तो बताओ, ये तुम्हारा जो क्या है, ये मैग्नेटिक नीडल है, इसमें भी मैग्नेट रहता है। ऐसा नहीं कि ये कोई नॉर्मल नीडल है, इसमें भी मैग्नेट रहता है। और बताओ, अगर इसका नॉर्थ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि यहाँ साउथ है, तभी तो ये इधर जाके चिपकने की कोशिश करेगा, सीधा खड़ा रहेगा। नहीं तो अगर इधर नॉर्थ रहता तो ये क्या हो जाता, इधर से रिपल हो जाता, कहता हट मैं नहीं जाऊंगा इसके पास, मैं नहीं जाऊंगा इसके पास, तो इधर ऐसे ऐसे हो जाता, ऐसे ऐसे हो जाता। तो तुम्हारे जो कंपास है, कंपास का नॉर्थ तुम्हारे धरती के साउथ की तरफ जाता है, अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो स्टेबल बना रहता है। इसलिए तुम चाहे जैसे इसको कहीं पर भी धरती पर रहो, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही जाके टिक जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? है ना? ऐसा तो नहीं बाउंस जा रहा है। हाँ, तो अब समझ में आया कि हमारा जो धरती है, धरती में अगर हम मैग्नेट बनाएंगे तो धरती में मैग्नेटिक, अगर ऐसे बनाऊं, एक बड़ा सा मैग्नेट बनाऊं, तो धरती का नॉर्थ पोल जो रहेगा वहां पर ये मैग्नेट का साउथ पोल आएगा और नीचे नॉर्थ पोल आएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ है, याद रखना मैग्नेटिक। अब यहां से दो कंसेप्ट समझ निकल के आएंगी कि ये जो मैग्नेट है, ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ हो गया, और हमारी धरती जहां पर घूमती है जिस एक्सेस पर, वहां पर भी हमारे पास दो पोल है। ऊपर वाले को हम कहते हैं नॉर्थ और नीचे वालों को हम कहते हैं साउथ। तो इसे हम जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ कहते हैं। जियोग्राफिक यानी जियोग्राफी के हिसाब से, और इसी जियोग्राफी को हम रियल नॉर्थ या रियल साउथ कहते हैं। ठीक है, रियल नॉर्थ या रियल साउथ कहते हैं। लेकिन कहेगा कि बताओ, अच्छा मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है, नॉर्थ पोल में है या साउथ पोल में? तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल में है और मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ पोल में है। मैं यहां दिखा देता हूं, पेज ले लेता हूं। ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है? देखो, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो, ऊपर की साइड में क्या है, ये साउथ है, नीचे के साइड में नॉर्थ है, नीचे के साइड में नॉर्थ है। और यहाँ पर ये जो ये ब्लू कलर से लाइन है, क्या है ये? वो एक्सिस है जहां पर हमारी धरती घूम रही है, हमारी धरती घूम रही है। उसको क्या कहा इसने? जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल। लेकिन यहीं पर नीचे देखो, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और यहाँ साउथ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल। अच्छा, जब नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल है तो इनका अपना एक एक्सिस भी होगा जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, है ना? हाँ, बीचों बीच से लाइन खींच दो, क्या हो जाएगा? एक्सिस। तो इसको क्या कहा इसने? मैग्नेटिक एक्सिस। और जिस पर हमारा धरती रोटेट करती है, हमारी धरती रोटेट करती है, उसे हम कहते हैं रोटेशनल एक्सिस कहो या जियोग्राफिक एक्सिस कहो, रोटेशनल एक्सिस कहो या जियोग्राफिक एक्सिस। तो अगर तुम ध्यान से देखोगी तो यहाँ
मैग्नेटिक एक्सिस और दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में एक एंगल बन रहा है कि नहीं, है ना। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये 23 वाला नहीं, 23 वाला एंगल तो ये होता है जो अपने एक्सिस से बनाता है, एक्सिस से, और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ से झुका हुआ है, ये वो है। यहाँ पर ये जो एंगल बनाता है ये 18 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो कहेगा कहेगा कि ज्योग्राफिक नॉर्थ, या नॉर्थ नहीं कहेगा, ज्योग्राफिक पोल और मैग्नेटिक पोल, या यूं कहे ज्योग्राफिक एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल, तो 18 डिग्री का एंगल, 18 डिग्री का एंगल, 18 डिग्री का एंगल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बताओ, इतना जब मैंने बता दिया तो अगर कोई पूछेगा कि जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो धरती के नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ आती हैं या साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं? नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पर जाएंगी। अच्छा बताओ, नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक का कौन सा पोल है? धरती के नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक का कौन सा पोल है? वो तो साउथ है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो, इसके साउथ पोल में इसका मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ साउथ पोल से निकलेंगी और नॉर्थ की तरफ जाएंगी। तो यहाँ देखो, यहाँ एरो ऐसे है, यहाँ एरो ऐसे है, एरो ऐसे है, ऐसे है। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, जब कभी भी अगर मेंस लिखना और मेंस में ज्योग्राफी का टॉपिक आ गए, अर्थ से कोई साइंस एंड टेक से कुछ पूछ दिया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में या सोलर फ्लेयर्स के बारे में, तो जब डायग्राम बनाना तो इन सारे एरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर तुमने ये एरो उल्टा का सीधा बना दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको कुछ नहीं पता है, खाली डायग्राम बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ से अगर तुम देखोगे, जैसे हमने देखा था कि भाई जब हमने मैग्नेट पढ़ा था, ठीक है, मैग्नेट पढ़ा था, तो मैग्नेट में मैंने बताया था कि मैग्नेट में सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं? क्या पोल से निकलती हैं, या जो ये वाला एरिया है वहां से निकलेंगी, चौड़ा वाला एरिया, जैसे यहाँ से निकलेगा सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या यहाँ पर रहेगा? पोल पर सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं। मैंने बताया था ना, एक कटोरा लो इतना बड़ा तो इसमें 2 ही लाइन आएगा, वही कटोरा यहाँ पर कर दो तो यहाँ पर 4 लाइन आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पोल पर सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, जिसकी वजह से जब तुम कंपास लेकर के पोल के पास पहुंचोगे तो कंपास में बहुत अधिक फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। कंपास में क्या दिखाई देगा? बहुत अधिक फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। इतना क्लियर हुआ? तो बहुत अच्छा। अब यहाँ पर हमें 2 एंगल के बारे में समझना है। एक को हम कहते हैं कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और एक को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर तुमने ये एंगल दोनों समझ लिया तो समझ लो बंटाधार है तुम्हारा। एक तो बहुत आसानी से समझना है। देखो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैं बता रहा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ कि जैसे धरती है, ठीक है, धरती पर अब ये तो पता ही चल गया होगा कि रूलर कहाँ चला गया? हाँ, इधर है, ठीक। एक एंगल एक है जिसे हम कहेंगे कि धरती का मैग्नेटिक एक्सिस, धरती का एक्सिस, जिसे मैंने कह देता इसे कि ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक। उसके बाद एक हमें बनाना है जो रहेगा मैग्नेट का, जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैंने बना दिया मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैंने क्या कहा? मैग्नेटिक एक्सिस। बताओ, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 18 डिग्री का, ठीक है, 18 डिग्री। अच्छा, अब
जैसे ये मैग्नेटिक एक्सिस है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकलता होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इंसान ने अपनी स्टडी के लिए, मैंने ज्योग्राफी में तुम्हें ग्रिड के बारे में पढ़ाया था कि धरती को ग्रिड्स में बांटा गया है। तो ज्योग्राफिक एक्सिस से भी तुम ऐसे 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 कभी धरती का तुमने अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो धरती में ऐसे ऐसे ग्रिड बने रहते हैं, है ना, ग्रिड बने रहते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देख रही हो तो ये धरती का जो ज्योग्राफिक एक्सिस का ग्रिड है और मैग्नेटिक एक्सिस है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच में एक एंगल बन रहा है हर जगह पर कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर और ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, फिर देखो उसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यानी हर जगह कोई न कोई एक एंगल बन रहा है। और ये एंगल हमें हमारी पोजीशन को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करता है। इसी एंगल को, यानी एंगल बिटवीन दी ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, एंगल बिटवीन दी ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस अलग अलग पोजीशन पे एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आर नोन एज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हिंदी में उसको दिग्पाद का कोण कहते हैं। इसी एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, 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 डिक्लिनेशन हिंदी में कहते हैं दिग्पाद, दिग्पाद का कोण, दिग्पाद का कोण, दिग्पाद का कोण। अब ये जितने भी एंगल हैं ये 90 डिग्री से कम ही रहते हैं, इसलिए इन्हें कभी कभी कहता है कि एक्यूट एंगल बिटवीन दी ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिस। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप, इसको समझना। दूसरा कहता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, और इसी को एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप। तो देखो डीप मतलब गहराई, ठीक है। तो हमको पता है कि ये जो धरती है हमारी, धरती है, और इस धरती में से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलते होंगे वो कहीं ऐसे खाली सिर्फ 2 डायरेक्शन में तो है नहीं, वो तो 3 डायमेंशनल है। धरती 2D में तो है नहीं, धरती 3 डायमेंशनल है ना। तो ऊपर भी होते होंगे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मतलब कि 3 डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होते होंगे, है ना, तीनों डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होते होंगे। तो वहां पर कहा है कि जैसे ये हमारा जो ज्योग्राफिक एक्सिस होता है, ठीक है, ज्योग्राफिक एक्सिस, तो ज्योग्राफिक एक्सिस से कहीं पर भी हम किसी पोजीशन पर है, मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो ज्योग्राफिक एक्सिस से अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं इस पॉइंट पर, एक टेंजेंट खींचते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, और यहाँ से हमको पता रहेगा कि भाई यहाँ से एक इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में भी निकला रहेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की भी डायरेक्शन में निकला रहेगा। तो इस समय में ये जो एंगल बनेगा ऐसे भी निकला रहेगा और एक नीचे की साइड में भी एंगल बना रहेगा, तीनों डायरेक्शन में। ये जो एंगल बनेगा इसे ही कहेंगे एंगल ऑफ डी। ये ज्यादा कहीं पूछता है नहीं कि इसका जो है न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, बस जस्ट कंसेप्ट यहाँ पर इसमें सिलेबस में है तो इसके लिए बता रहा हूँ कि ये समझो कि एंगल ऑफ डी एक्चुअली में हमें 3 डायमेंशन में हमारी एक्यूरेट लोकेशन पता करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब जैसे मान लो कि तुमको जंग के मैदान में कहीं उतार दिया गया, है ना, अगर कोई पबजी वबजी खेला होगा तो उसको समझ में आता होगा कि पबजी में उतार देता है कहीं पर भी, और वही अगर रियलिटी में तुम्हें युद्ध करने के लिए मान लो कि अफगानिस्तान में उतार दिया,
अब तुम्हें अफगानिस्तान का थोड़ी आइडिया है, तुम रहने वाले हो भारत में, अफगानिस्तान में कहाँ नदी तालाब क्या है, कहाँ जाना है, कितने डिग्री पर, वहां पर काम करता है तुम्हारा कंपास ही। और ये जो एंगल ऑफ डीप है वो इस कंपास के जरिए बता भी नहीं सकते हैं। इस एंगल ऑफ डीप को निकालने के लिए ना एक अलग तरीके का कंपास होता है जो तुम्हें 3 डायमेंशन की जानकारी देता है। और ये हमारा जो कंपास एक सिर्फ हमें 36 जानकारी देगा, मतलब कि 2D की जानकारी देगा। अरे भाई तुम भागोगे सरफेस पर, धरती के सरफेस पर ही भागोगे, है ना, धरती के सरफेस पे भागोगे, और तुम्हारा जो ये कंपास है, कंपास वो भी धरती के सरफेस के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, तुम्हें तुम्हारे डायरेक्शन को बताएगा। ये थोड़ी बताएगा अच्छा यहाँ ऊपर से इतना डिग्री है या नीचे से इतना डिग्री है, तो बता ही नहीं पाएगा। लेकिन जो एक अलग तरीके का ये कंपास होता है वो ऐसा राउंड शेप का रहता है और बीच में उसका डंडी ऐसा निकला रहता है, वो तुम्हें ना तीनों डायरेक्शन का, यहाँ का भी बता देगा, यहाँ का भी बता देगा और यहाँ बाहर का भी बता देगा। यानी तीनों डायरेक्शन का तुम्हें एंगल बता देता है और उससे तुम्हें एक्यूरेट पोजीशन या जहां पर जाना है वहां पर पहुंचने में आसानी होती है। तो तुम जब अलग अलग जगह पर जाओगे तो तुम्हें अलग अलग टेंजेंट खींचना पड़ेगा, किसके साथ, इस मैग्नेटिक एक्सिस के साथ, ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ, ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ। और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो ये अपर और लोअर एंगल बनेगा उसे ही हम कहेंगे एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन का मतलब ढलान होता है, तो ढलान से याद रख लेना कि कहीं ना कहीं हमें पहले एक टेंजेंट खींचना होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे बना दिया तो क्या हो गया, ये एक ढलान हो गया ना, ढलान सड़क जाओ, ये इंक्लिनेशन है। और इसको नीचे वाले को कहेंगे, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डीप, ये डीप दिखाता है, समझा। अच्छा, अभी अभी तुमने आज से कुछ दिन पहले ही न्यूज में तुमने सुना होगा कि क्या आने वाली है तबाही, हमारे धरती के कोर ने रोटेट करना बंद कर दिया, तो क्या धरती खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं सुना होगा, है ना। तो देखो अब क्या हो रहा है, जैसे मैं तुम्हें एक कॉमन एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि ये कोई महिला है, ठीक है, और इनके सर पे किसी ने ये पटकी रख दी है, ये पकड़े हुए हैं, चल रही है। अब मान लो ये चल रही हैं अभी और घूम भी रही हैं। अब इनके सर पर मैं एक और मटकी रख दूं तो क्या जितनी स्पीड से पहले टाइम घूम रही थी, पहला केस मैं ले लूं कि भैया ये मान लो कि 60 की स्पीड से घूम रही थी, 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूम रही थी, तो जैसे ही मैंने दूसरा मटका इनके ऊपर रखा, क्या अभी वो इसी स्पीड से घूमेंगी कि इससे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो कि अब ये घूमने लगी 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। उसके बाद मैंने एक और मटका रख दिया, इनके ऊपर 3 मटके हो गए, तो क्या अब ये 40 की स्पीड से घूमेंगी या और कम हो जाएगा, और कम स्पीड से घूमने लगेंगी, यानी मान लो 30 मीटर हो गया। तो अब इसी चीज को कंपेयर करो हमारे धरती से। हमारा धरती है, धरती के अंदर वाला पोर्शन लिक्विड फॉर्म में है, प्लाज्मा मान लो इसको, तो लिक्विड जब मैं बोल रहा हूँ तो वही प्लाज्मा समझना, हाँ प्लाज्मा। और ऊपर जो क्रस्ट है, क्रस्ट पे बिल्डिंग बन रहे हैं, ठीक है, सॉलिड तो है ही, ऊपर वाला सेक्शन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये धरती घूम भी रही है। अब इस पर धीरे धीरे बिल्डिंग बन रहे हैं, इस पर धीरे धीरे डैम बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, कहीं खुदाई हो जा रही है, कहीं ब्लास्ट होता जा रहा है, तो धीरे धीरे आबादी बढ़ती जा रही है, तो ऊपर वाले पोर्शन पर प्रेशर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, ऊपर वाले सेक्शन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और नीचे वाला क्या हो रहा है, उसी स्पीड से धीरे धीरे अंदर उसी स्पीड से वो घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। तो अब अगर तुम देखोगे तो जो मैग्नेटिक ये पोल था, पहले मैग्नेटिक और जियोग्राफिक पोल के बीच में अगर 18 डिग्री का फर्क था, तो अब धीरे 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 ये मैग्नेटिक पोल सरक रहा है। ये मैग्नेटिक पोल क्या हो रहा है, सरक हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है। इसके बीच का एंगल बदलते जाएगा और कई करोड़ साल बाद ऐसा हो जाएगा कि इसका जो अभी ये नॉर्थ वाला है, जो नॉर्थ नीचे है, ये आकर के यहाँ आ जाएगा और साउथ वाला यहाँ आ जाएगा। और जब ऐसा होगा, अब पानी कैसा होगा, धरती का सिनेरियो समझ में आया? तो ये
आउटर लेयर की जो स्पीड है, आउटर लेयर की स्पीड जो इसके ऊपर तैर रहा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन अंदर की स्पीड धीरे धीरे अगर देखोगे तो इसके कंपैरिजन में तो बढ़ती जा रही है। अब एक चीज को कम करो तो दूसरे का स्पीड वही रहने दो, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मेजर करोगे तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऊपर का स्पीड कम क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया इसके ऊपर अलग अलग तरीके के घर मतलब कि कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड थोड़ी कम होती जा रही है। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि हमारा मैग्नेटिक जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। अगर कोई पूछेगा कि बताओ हमारे धरती का ये जो कोर है, अंदर का कोर, अगर ये घूमना बंद कर दे तो क्या हमारे धरती पर कोई इम्पैक्ट आएगा? सिंपल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा अगर ये बंद कर देगा घूमना तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है निकलना बंद हो जाएंगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो सूरज तो देख ही रहा है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकले और मैं इसको जला भूज के खत्म करूं। कहानी मेरे चारों तरफ घूम घूम के परेशान कर रखी है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बंद हुआ समझ लो धरती खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में आ गई? हाँ, तो हमने धरती के बारे में क्या क्या चीज पढ़ ली बताओ। धरती में, धरती जिस पर घूमती है उसे हम क्या कहते हैं? उस एक्सिस को क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल एक्सिस। इसे ही हम लोग रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। बताओ इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ है? हमारे ज्योग्राफी के नॉर्थ में या साउथ में? ज्योग्राफी वाले के साउथ में, ठीक है, साउथ में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ पोल से, मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ जाएंगी या नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ आएंगी? ज्योग्राफी से अगर बात करेंगे तो अगर भैया नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी ऐसे ऐसे आएंगी? ऐसे तो आएंगी नहीं, ये हमेशा कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, ठीक है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। बात हमेशा याद रखना, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। बताओ मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 18 डिग्री। सारा का सारा चीज क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। हमारा यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। अब यहाँ से हमारा शुरू होगा इसके आगे मॉडर्न। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।